नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आकाश त्रिपाठी अंकित एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद विद्यालय बरुआर हरदोई के आधिकारिक यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः मैं कुछ 10th बायोलॉजी के अध्याय तृतीय पौधों और जंतुओं में जनन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ उपस्थित हूं। आइए आज का सेशन प्रारंभ किया जाए। आपके सामने पहला सवाल, जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग होते हैं क्या कहलाते हैं। प्रश्न है कि जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं उन्हें क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है एक लिंगी, दूसरा ऑप्शन है द्विलिंगी और तीसरा ऑप्शन है हर्माफ्रोडाइट और चौथा ऑप्शन है उभय लिंगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, द्विलिंगी, हर्माफ्रोडाइट और उभयलिंगी, इन तीनों का तात्पर्य होता है नर और मादा एक ही जीव में होना। तो यहाँ पर बात कर रहा है नर और मादा लिंग अलग अलग उपस्थित हैं। तो जब नर और मादा जीव अलग अलग उपस्थित होते हैं, ऐसे जीव की जातियों को हम एक लिंगी जीव कहते हैं। अतः इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है। तो जैसा कि आपको अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया कि उभयलिंगी का तात्पर्य है ऐसे जीव, ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा भाग एक ही साथ उपस्थित हों, एक ही पुष्प में उपस्थित हों, ऐसे पुष्पों को हम उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है स्त्रीकेसर, दूसरा ऑप्शन है पुंकेसर, तीसरा ऑप्शन है स्त्रीकेसर और पुंकेसर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो पुष्प का नर भाग होता है उसे स्त्रीकेसर कहते हैं और जो पुष्प का मादा भाग होता है, जो पुष्प का मादा भाग होता है उसे स्त्रीकेसर कहते हैं। ये मादा भाग है स्त्रीकेसर, और जो नर भाग होता है उसे हम पुंकेसर कहते हैं। अब चूंकि ये पुष्प उभयलिंगी है तो ये दोनों साथ साथ होंगे। अतः जो उभयलिंगी पौधे होते हैं उनमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों साथ साथ उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर पुंकेसर, दूसरा ऑप्शन है स्त्रीकेसर, तीसरा ऑप्शन है पंखुड़ी या दल में और चौथा ऑप्शन है फायदल में। तो गाइस, जो ये पुष्प होता है उसके मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। पहला भाग होता है पुंकेसर, दूसरा भाग होता है स्त्रीकेसर, तीसरा भाग होता है पंखुड़ी या दल जिसे हम दलपुंज भी कहते हैं। चूँकि दल संख्या में एक से अधिक होते हैं इसीलिए पुंज शब्द जुड़ जाता है। पुंज शब्द का अर्थ है समूह, इसलिए दलपुंज। और चौथा ऑप्शन है वाह्यदल पुंज, ये पुष्प की सुरक्षा का कार्य करते हैं। और जो दल होते हैं वो पुष्प को सुंदर बनाने का कार्य करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। तथा जो पुष्प का नर भाग होता है उसे पुंकेसर कहते हैं तथा पुष्प के मादा भाग को हम स्त्रीकेसर कहते हैं। चूँकि जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर जो होता है उसका जो अगला भाग होता है उसे हम परागकोश कहते हैं और परागकोश में ही परागकणों का निर्माण होता है। इसी में ही जो है परागकणों का निर्माण होता है। अतः पुष्प में परागण कहाँ बनते हैं, पुंकेसर में बनते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि परागकणों का निर्माण पुंकेसर में होता है। आगे बढ़ते हैं। स्त्रीकेसर में उपस्थित होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि स्त्रीकेसर में क्या पाया जाता है। तो गाइस, जो पुष्प होता है, पुष्प का जो निचला फूला हुआ भाग होता है उसे हम अंडाशय कहते हैं और जो बीच वाला भाग होता है उसे हम वर्तिका कहते हैं और सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। तो स्त्रीकेसर के तीन भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि स्त्रीकेसर
में उपस्थित होगा अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है? तो जो पुष्प का सबसे निचला भाग होता है उसे हम अंडाशय कहते हैं, और अंडाशय में ही जो है वो बीज का निर्माण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होगा? अंडाशय में। आगे बढ़ते हैं। पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होता है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो मादा युग्म होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर बीजांड में, दूसरा ऑप्शन है वर्तिकाग्र में, तीसरा ऑप्शन है वर्तिकाग्र में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो मादा युग्मक हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा कि पुष्प में मादा युग्मक बीजांड में उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है। तो निषेचन प्रक्रिया नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को या मिलने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया के बाद में निम्नलिखित में से क्या विकसित होता है? तो पहला ऑप्शन है फूल में। अंडाशय विकसित कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन फूल में या पुष्प में, दूसरा है फल में, तीसरा ऑप्शन है पत्तियों में, और चौथा ऑप्शन है परागकण में। तो निषेचन प्रक्रिया में परागकण तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि परागकण में परागकणों का निर्माण होता है जो कि नरभाग होता है। पत्तियों में यहाँ पे लैंगिक जनन का कोई मतलब ही नहीं है, और पुष्प जो है उसमें उसके जनन अंग उपस्थित ही होते हैं। तो यहाँ पर जो अंडाशय है, अंडाशय परिपक्व होने के बाद में निषेचन के फलस्वरूप जो अंडाशय है वो फल में बदल जाता है, फ्रूट में बदल जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो यहाँ पर जो स्त्री केसर होता है उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। नीचे फूला हुआ भाग जो होता है वो अंडाशय होता है, और जो मध्य भाग होता है उसे हम वर्तिका कहते हैं, और सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। तो यहाँ पर परागकोश, जिसमें परागकणों का निर्माण होता है, निषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप जो अंडाशय है आपका वो फल में बदल जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर निषेचन प्रक्रिया के बाद में बीजांड क्या बनाता है? तो जो बीजांड होता है वो आपका बीज में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ध्यान देना है आपको, जो फल है वो अंडाशय से बनता है, फल का निर्माण अंडाशय से होता है, और जो बीज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण जो होता है वो बीजांड से होता है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है कि बीजांड परिवर्तित हो जाता है बीज में और अंडाशय परिवर्तित हो जाता है फल में। आगे बढ़ते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है? तो गैस नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जो नर युग्मक होता है उसे शुक्राणु कहते हैं, और जो मादा युग्मक होता है उसे अंडाणु कहते हैं, और शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो जाइगोट बनता है, जिसे हम युग्मनज भी कहते हैं। हिंदी इसकी होती है युग्मनज। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड की जो मेथड है। पहला ऑप्शन है बीजाणु जनन, दूसरा ऑप्शन है मुकुलन, तीसरा ऑप्शन है विखंडन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन, ये तीनों विधियां हैं, ये अलैंगिक प्रजनन की हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन
डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मुकुलन, दूसरा ऑप्शन है विखंडन, तीसरा ऑप्शन है अपखंडन और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर द्विखंडन। तो जो अलैंगिक प्रजनन की विधि यहाँ पर ईस्ट में है, तो ध्यान रखना है आपको, विखंडन में शरीर जो होता है, जो कोशिका होती है, वो कई खंडों में बट जाती है, और द्विखंडन में 2 भागों में बटती है, और अपखंडन में अनेक भागों में बट जाती है। अपखंडन सामान्यतः जो कवक और शैवाल होते हैं उनमें देखने को मिलता है, और विखंडन और द्विखंडन ये अमीबा पैरामीशियम में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो ईस्ट में अलैंगिक प्रजनन होता है वह मुकुलन के द्वारा होता है। ध्यान रखना, ईस्ट और हाइड्रा में और ईस्ट में दोनों में जो अलैंगिक जनन होता है वह मुकुलन के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो बिल्कुल आप बिना समय लगाए यहाँ पर ऑप्शन आपको टिक कर देना है कि जो हाइड्रा में जनन होता है वह मुकुलन के द्वारा होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जो हाइड्रा में है वो अलैंगिक प्रजनन ही होता है। आगे बढ़ते हैं। 44वां सवाल आज के लिए, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो बताया हमने आपको कि ईस्ट और हाइड्रा, इनमें जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा लैंगिक जनन, STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यौन संचारित रोग, लैंगिक संचारित रोग। यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो सेक्स के माध्यम से फैलती है, नहीं फैलती है, यहाँ पर नहीं फैलने वाली बीमारी का नाम बताना है। तो पहला जो है एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह जो रोग होता है यह बिल्कुल लैंगिक संसर्ग के द्वारा ही फैलता है। जनन या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है या यौन संचारित रोग है, तो बिल्कुल एड्स तो फैलता ही है। दूसरा रोग है सिफेलिस और गोनोरिया। ये भी दोनों रोग जो हैं वो STD हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, लैंगिक जनन संचारित रोग हैं। लेकिन जो टाइफाइड है यह आपका एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि यहाँ पर लैंगिक जनन के माध्यम से टाइफाइड नहीं फैलता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया ये तीनों STD हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, लैंगिक जनन संचारित रोग हैं। आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो गुणसूत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले लिंग गुणसूत्र, दूसरे दैहिक गुणसूत्र। तो जो हमारे शरीर में 44 जो होते हैं, 44 या 22 जोड़ी, ये ऑटोसोम्स होते हैं, दैहिक गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम्स, जिसको हम हिंदी में दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। और जो 2 होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, XY और XX। जो XY होता है वह नर युग्म होता है और जो XX होता है वह मादा युग्म होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो स्त्रियां होती हैं उनमें जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XX होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काउपर ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? तो जो काउपर ग्रंथि होती है यह पुरुषों की एक जनन ग्रंथि है, यह जनन में सहायता करने वाली ग्रंथि है। सेक्स के समय यह ग्रंथि जो होती है वो हेल्प करती है। देखिए इसमें से कौन सा कार्य है, आपको यही बताना है कि शुक्राशय द्रव स्रावित करना, और दूसरा ऑप्शन है पुरस्था द्रव देना, और तीसरा ऑप्शन है क्षारीय द्रव स्रावित करना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो काउपर ग्रंथि होती है वह क्षारीय द्रव स्रावित करती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
मादा में निषेचन कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह हाई स्कूल की परीक्षा के लिए कि निषेचन की प्रक्रिया मादा में कहाँ पूर्ण होती है? पहला अंडाशय, तो अंडाशय का कार्य होता है अंड का निर्माण करना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा, जो यौन होती है वो आपको सेक्स के समय पथ प्रदान करती है, वहाँ पर जो है इंटरकोर्स की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। और जो बचा गर्भाशय में जो है वो भ्रूण के निर्माण के पश्चात सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में जो आपका युग्मनज बनता है उसका रोपण होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो निषेचन प्रक्रिया होती है वो मादा में फैलोपियन ट्यूब में संपूर्ण होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? आपको ये बताना है कि ये गर्भाशय का कौन सा भाग है। चारों जो हैं ये गर्भाशय के भाग दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मुख्य भाग, और दूसरा ऑप्शन है फंड्स, और तीसरा ऑप्शन है सर्विक्स, और चौथा ऑप्शन है योनि। यहाँ पर ये आपको बताना है कि कहाँ पे भ्रूण विकसित होता है। तो जो गर्भाशय का सर्विक्स भाग है यहाँ पर भ्रूण का विकास होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, शिश्न डंका होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। देखिए, जो जिस तरीके से जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जो उनका सेक्स आर्गन होता है उसके सबसे आगे भाग जो नुकीला भाग होता है उसको हम पेनिस या शिश्न बोलते हैं। इसी तरीके से महिलाओं में भी या मादा में भी अविकसित शिश्न पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं यही आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कार्पोरा कैवर्नोसा, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है शुक्राशय, तो शुक्राशय में शुक्राणु एकत्रित होते हैं। और चौथा ऑप्शन है स्खलन नली, तो ये बिल्कुल गलत है। ये स्खलन नलिका ये तो बिल्कुल गलत है, ये पुरुषों में पाई जाती है। इसलिए जो प्रेपियूस है, शिश्न टंका जो है उसे हम प्रेपियूस के नाम से जानते हैं, अर्थात जो अविकसित शिश्न होता है मादा में उसे हम शिश्न टंका या प्रेपियूस कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अगर यह वीडियो आपको आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। पिछले कुछ दिनों से लगातार व्यूअर्स की कमी होती जा रही है, अतः ये ऐसा करके आप हमारा मनोबल गिरा रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके मित्र भी लाभान्वित हो सकें। और अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप इस वीडियो की नोटिफिकेशन ग्रुप के माध्यम से या कोई दूसरी विशेष जानकारी चाहते हैं तो ये दिए हुए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है 9621727242 इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।